Bismillahirrahmanirrahim. The topic of my research proposal is Islam and Muslims in B-Town movies. This I have extracted from the main topic given by respected Ma'am Wajiha in the paper, and that was terrorism in Bollywood cinema. उसमें से बेसिकली मैंने उसको एज अ कंस्ट्रक्ट लिया और उसके बाद उसको मैंने डिवाइड करके इस्लाम एंड मुस्लिम्स जो कि हमारी बॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं उसके अंदर किस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं उसके ऊपर बेसिकली मेरा काम होगा। ये बॉलीवुड के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड विच एक्सपोर्ट्स हाई वॉल्यूम्स ऑफ इट्स कल्चरल प्रोडक्ट्स moving from south to the north, thus establishing and maintaining its global recognition. Bollywood cinema plays an important role in advancing its own cultural goals and persuading public opinion on a variety of issues, including political, religious, economic, and so on. One of the uses of Bollywood cinema has been to advance the goals of Islamophobia. Among the features portrayed by Muslims in Bollywood films can be terrorist, savage, cruel, ruthless, rational, cowardly, lawless, lustful, जॉनी विंडिक्टिव एंड वेंचफुल एक्सेट्रा। इसमें मैंने बेसिकली यहाँ पे यही बात बताई है कि बॉलीवुड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इनका जो वॉल्यूम है, जो कमर्शियल मूवीज ये बनाते हैं, वो एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं, वो नंबर यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है उसके हवाले से, तो एक साल में हॉलीवुड से भी ज़्यादा कमर्शियल फिल्म जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बॉलीवुड सिनेमा जो है वो अपना जो कल्चर है उनका, इंडिया का, उसको बेसिकली वो प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, दे टेंड टू परसुएड पब्लिक ओपिनियन। लाइक आप देखेंगे उनकी मूवीज़ के अंदर जो डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स आपको नज़र आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, उनकी इकोनॉमी के हवाले से, या इन जनरल जो उनके वहाँ पे लाइफस्टाइल है उसके हवाले से, जो भी उनके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उनको बड़ा इफेक्टिवली लोगों तक कन्वे करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। फिर इसी चीज को सामने रखते हुए बॉलीवुड सिनेमा जो है, डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया की जो रिफ्ट है, राइट फ्रॉम द वर्ड गो इन फ्रॉम 1947, वो चीज़ आपको नजर आएगी बॉलीवुड सिनेमा के अंदर, कि हम मुसलमानों को हमेशा जो है वहाँ पे एक नेगेटिव अंदाज के अंदर जो है वो पोर्ट्रे किया गया है। स्पेशली जब दुनिया में आपको पता है कि जब 9/11 हुआ तो उसके बाद न सिर्फ बॉलीवुड के अंदर बल्कि ओवरऑल भी पूरी दुनिया के अंदर आपको नजर आएगा कि मुसलमानों का इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट हुआ। दे वर एंड दे आर बीइंग परसीव्ड एज मुस्लिम्स एज टेररिस्ट एंड इस्लाम एज अ टेररिस्ट रिलीजन। तो वो चीज़ आपको इंडिया की मूवीज के अंदर भी नजर आएगी। थोड़ा सा शिफ्ट है, एक जो हमें नजर आता है कि बिफोर 9/11 जो है आपको जनरली मुसलमान जो है, अभी जैसे आसिम ने भी अपनी प्रेजेंटेशन में, ऑल्दो कि वो हमारे हवाले से थी, कि मुजाहिद और दहशतगर्द का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बेसिकली वो चीज़ आपको नजर आएगी कि इनिशियली बिफोर 9/11 क्या था कि मुसलमान जो है वो आपको चोर, लुटेरा और इसी तरह से गैंगस्टर और इस तरह के रोल्स में आपको ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन डेफिनेटली 9/11 के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन चेंज हुई है, तो आपको बॉलीवुड के अंदर भी इस्लामोफोबिया का जो एक कॉन्सेप्ट मौजूद है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि इस्लाम एज अ टेररिस्ट रिलीजन एंड मुस्लिम्स एज टेररिस्ट, ये बेसिकली आपको वहां पे भी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रैशनल मैंने लिखा है अपना कि जी रीजंस क्या है, मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया है। The major reasons for selecting this topic is the influence of Bollywood movies on viewers. Number two है the increasing negative representation of Muslims and Islam in Bollywood movies. And number three is to provide awareness about the covert and overt propaganda in Bollywood movies to the general masses. अब ये तीन बेसिकली मेजर रीजंस हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी रीजंस एनीवन कैन सजेस्ट मी जो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जो मेन रीजंस हैं कि हम जिस खिता में रहते हैं, डेफिनेटली हम सेपरेट हुए हैं इंडिया से, और हमारे यहाँ बॉलीवुड की जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है इन टर्म्स ऑफ, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग मूवीज़, बल्कि हमारे बहुत सारे लोगों के जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनमें से बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा आइडियल्स का ताल्लुक जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ है। उस इन्फ्लुएंस को सामने रखते हुए ये टॉपिक सिलेक्ट किया गया।
फिर दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है, दिस इज़ व्हाट आई फाउंड फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू के, मैंने ऑल दो अभी तक मैम से बहुत माजरत के साथ उसमें अपलोड नहीं किया, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है इसके हवाले से उसमें यही नज़र आया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों की और इस्लाम की बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर वो बढ़ती गई है, रादर देन कि वो कम होती, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है। और उसकी शायद एक रीज़न जो समझ भी आती है और जो रिसर्च आर्टिकल्स और थीसिस वगैरह के अंदर भी मौजूद हैं वो ये है कि पोस्ट 9/11 जो सिनेरियो बना उसकी वजह से ओवरऑल मुसलमानों का इमेज डिस्टॉर्ट हुआ, और अल्टीमेटली जो है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो चीज़ें खराब होती गई, और वो रिप्रेजेंटेशन हमें फिर ओवरऑल पूरी दुनिया के मीडिया में भी नजर आती है, हॉलीवुड के अंदर भी और स्पेशली बॉलीवुड के अंदर। तीसरी चीज है कि टू प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट द कोवर्ट एंड ओवर्ट प्रोपेगेंडा इन बॉलीवुड मूवीज टू द जनरल मैसेस। अब ये डेफिनेटली फिल्म्स जो हैं या ओवरऑल मीडिया जो है, इट हैज बीन यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज, बाय ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, for propagating certain type of thoughts and certain types of thinking among the people. इवन इसके हवाले से मीडिया की एक थेरी भी मौजूद है प्रोपेगेंडा थेरी के नाम से, और उसके अलावा एजेंडा सेटिंग थेरी के नाम से भी एक थेरी हमारे पास मौजूद है, जिसमें यह कहा जाता है कि मीडिया डज नॉट टेल पीपल व्हाट टू थिंक, इट टेल्स पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट। यानी कि मीडिया आपको बताता है कि आपने ये नहीं बताता कि आपने सोचना क्या है, ये आपको बताता है आपने किस बारे में सोचना है। सो प्रोपेगेंडा मॉडल्स जो हैं वो हम देखते हैं डॉक्टर जोसेफ गोएबल का, जिन लोगों ने मैस कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड है उनको डेफिनेटली उनका पता होगा, हिटलर का एक्सटीरियर मिनिस्टर था। तो वो बेसिकली एक बात कहा करता था कि झूठ इस तवातुर से बोलो कि उस पर सच का गुमान होने लगे। तो वो चीज हमें नजर आती है मीडिया के अंदर भी कि मीडिया डेफिनेटली जो चीज प्रमोट करता है लोगों के ऊपर, चूंकि मीडिया का इन्फ्लुएंस है, डेफिनेटली वो चीज लोग मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे सामने रखते हुए अपने रैशनल के अंदर भी बेसिकली शामिल की है कि जो आम हमारे लोग हैं, आम व्यूअर्स हैं, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता चीज़ों का, और वो और स्पेशली मैं बात करूँ आम लोगों से, मुराद मेरी यहाँ पे है कि नॉर्मली वो लोग जिनका कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो लोग समझते हैं कि जो चीज़ प्रेजेंट की जा रही है वो चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से है। हालांकि ये बात हम लोग जो थोड़ा सा शायद एडवांस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है। सो कीपिंग इन माइंड दिस पॉइंट, मैंने फिर यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की कि कोवर्ट और ओवर्ट प्रोपेगेंडा दोनों तरह से बेसिकली बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर आपको नजर आएगा, जो कि मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ चलता है। तो उसके हवाले से भी लोगों को जो है अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है मेरे कि मैं ये स्टडी करना क्यों चाहता हूँ। पहले नंबर पे जैसे मैंने अभी बात की, टू फाइंड आउट हाउ मुस्लिम सिनेमा पोर्ट्रे इमेज ऑफ मुस्लिम एंड इस्लाम। नंबर टू है टू फाइंड आउट व्हाट मॉरल, सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद मुस्लिम्स एज इंडिविजुअल्स एंड इस्लाम एज अ रिलीजन। To find out how Bollywood cinema propagates negative image of Islam and Muslim through their movies. सिंपल सी चीज़ें हैं, डेफिनेटली टॉपिक से रेलिवेंट हैं कि बॉलीवुड का सिनेमा इस्लाम और मुसलमानों का इमेज किस तरीके से लोगों में पोर्ट्रे करता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको नजर आएगी डिफरेंट फिल्म्स के अंदर, कि सर्टन तरह के मॉरल, सोशल और ह्यूमन वैल्यूज हैं जो कि मुसलमानों के साथ इन मूवीज के अंदर एसोसिएट किए गए हैं। डेफिनेटली जब मुसलमानों की बात करते हैं तो इंडिविजुअल बात होगी या कम्युनिटी की बात होगी, और इस्लाम के हवाले से ओवरऑल जो है वो किस तरीके से इस्लाम को जो है और मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये चीज है कि जी नेगेटिवली किस तरह से पोर्ट्रे करता है या प्रोपेगेट करता है, या प्रोपेगेंडा जिसकी मैं भी बात करता, बॉलीवुड सिनेमा लोगों के अंदर इस्लाम और मुस्लिम्स के हवाले से। तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर रिसर्च क्वेश्चन हैं कि हाउ डज बॉलीवुड सिनेमा पोर्ट्रे द इमेज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। हाउ डज द पीपल रिएक्ट एंड परसीव टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन बॉलीवुड फिल्म्स। अब इसमें दो रिसर्च क्वेश्चंस मैंने अपने बेसिकली बनाए थे। पहला वही डेफिनेटली जो मेरा मेन रिसर्च क्वेश्चन होगा कि पोर्ट्रेल किस किस्म का है, मुसलमानों का और इस्लाम का, और दूसरी चीज़ जो है कि जो आम आवाम है वो इस पोर्ट्रेल के हवाले से उसको परसीव किस तरीके से करती है और उसके ऊपर रिएक्ट किस तरीके से करती है, उसके ऊपर जो है उनका रिस्पॉन्स जो है वो किस किस्म का होता है। फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में मैं बेसिकली दो थियरीज की बेसिकली मैंने बात की है। एक कल्टीवेशन थ्योरी है, मीडिया थ्योरीज हैं, और दूसरी है मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। अब ये जो कल्टीवेशन थ्योरी है और मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये बेसिकली हम लोग कल्टीवेशन जो है ये इसका ताल्लुक जो है इनिशियली जॉर्ज गर्बनर की थ्योरी है, इसका ताल्लुक बेसिकली टेलीविजन व्यूइंग के साथ था। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं कि चूंकि वो भी विजुअल मीडियम है, फिल्म भी डेफिनेटली विजुअल मीडियम है,
तो आपके जो कल्टीवेशन थ्योरी है इसके अंदर जो बेसिक अजम्पशन थी या बेसिक इसका जो एक पॉइंट था वो ये था कि मीडिया कल्टीवेट्स डिफरेंट थिंग्स इन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स। ठीक है, टेलीविजन जो है वो जो भी कुछ दिखाया जा रहा होता है लोग उससे बिलीव कर रहे होते हैं, और इसमें भी इन्होंने फिर दो कैटेगरीज बताई थी, हैवी व्यूअर्स होते हैं और लाइट व्यूअर्स होते हैं। हैवी व्यूअर्स जो हैं वो बेसिकली क्या है कि वो लोग हैं जो 6 या 6 घंटे से ज्यादा की बुनियाद पे रोजाना टेलीविजन देखते हैं। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उनके ऊपर जो असरात हैं टीवी के मैसेजेस के वो ज्यादा होते हैं। इसके अलावा लाइट व्यूअर्स जो हैं वो 6 या 6 घंटे से कम जो लोग टेलीविजन देखते हैं उनके ऊपर डेफिनेटली उस कंटेंट का असर जो है वो सॉरी 4 या 4 घंटे से कम देखते हैं रोजाना की बुनियाद पे, उनके ऊपर उस कंटेंट का असर जो है वो डेफिनेटली कम होगा। तो कीपिंग दीज पॉइंट्स के हैवी व्यूअर भी है हमारे पास और लाइट व्यूअर भी हमारे पास मौजूद है, और डेफिनेटली कल्टीवेशन का फैक्टर कि जिस तरह से किसान कल्टीवेट करता है किसी भी फील्ड में, इसी तरीके से मीडिया जो है वो ओवरऑल आपके जहन में मैसेजेस को कल्टीवेट करता है। मीडिया जो है वो चीज़ों को आपके माइंड में डालता है। दूसरी थ्योरी जो मैं इसमें प्रपोज की है यूज करने के लिए, दैट इज मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। ये थ्योरी बेसिकली ये बताती है कि लोग मीडिया पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर गेटिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन, फॉर गेटिंग एंटरटेनमेंट, फॉर गेटिंग एजुकेशन, जो कि मीडिया के क्लासिकल फंक्शंस हैं, और इसके अलावा भी दीगर फंक्शंस हैं जो कि ये थ्योरी डिस्कस करती है। मकसद ये था कि हमें इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए डेफिनेटली चूंकि हम लोग मीडिया पर डिपेंडेंट होते हैं तो मीडिया हमें जिस किस्म की चीज दिखाता जाएगा हम अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से चीजें जो हैं वो निकालते जाएंगे और उनको एब्जॉर्ब करते जाएंगे। सो इफ समवन इज, अब इन दोनों का ताल्लुक क्या है टॉपिक के साथ, जैसे मैंने बात की कि एक मेरा रिसर्च क्वेश्चन भी है, मेरा ऑब्जेक्टिव भी है, और डेफिनेटली हाइपोथेसिस भी यही बनता है कि मोस्ट लाइकली इंडियन मूवीज जो हैं वो नेगेटिव पोर्ट्रेल करती हैं इस्लाम और मुस्लिम्स का। तो जो कुछ वो दिखा रही हैं लोगों को वो अल्टीमेटली आम बंदा उनको उसी तरीके से परसीव करेगा, मीनिंग बाय जो कुछ वो कल्टीवेट कर रही हैं लोगों के माइंड में लोग उसको उसी तरीके से परसीव करेंगे। एंड देन अगेन मीडिया डिपेंडेंसी का ताल्लुक इसके साथ बेसिकली ये है कि चूंकि हम रिलाय करते हैं मीडिया के ऊपर, सो देन अगेन वी हैव टू गो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस टू मीडिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एक फिल्म्स हैं वो हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं बनती, और शुरू से बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे व्यूअर्स के ऊपर। तो नतीजतन वो मीडिया, इंडियन मीडिया से, सॉरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंटरटेनमेंट उन तक पहुँच रही है, वो डेफिनेट सॉरी इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट जो उन तक पहुँच रही है उसके ऊपर वो डेफिनेटली रिलाय करेगा आम बंदा, और उसके से जो भी उसने मैसेज जनरेट करना है वो नेगेटिव पोर्ट्रेल को नेगेटिव ही मानेगा। फिर उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से बात की है। क्वांटिटेटिव डेफिनेटली रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी। थ्योरेटिकल फाउंडेशन, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि विद द हेल्प ऑफ मीडिया थियरीज एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशंस पोर्ट्रेल ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम इन बॉलीवुड फिल्म्स विल बी एनालाइज्ड। अब इसमें मैं अब आगे बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी मेथोडोलॉजी के अंदर। डाटा कलेक्शन मेथड के लिए जो है, देन अगेन चूंकि क्वालिटेटिव मेथड में यूज करूंगा तो इसके अंदर जो है मैं लोगों से पूछूंगा थ्रू सर्वे कि उनका इस हवाले से क्या ख्याल है, पोर्ट्रे किस तरीके से किया जाता है, और फिर लोग जो है उस पोर्ट्रेल को परसीव कैसे करते हैं, एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर पोर्ट्रेल। फिर सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग में मैंने बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो इस्तेमाल की है। डेफिनेटली एज अ रिसर्चर मेरे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, टाइम लिमिटेशन भी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। तो डेफिनेटली मेरे लिए उस तरह से पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाऊं, तो दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसके अंदर मैं ट्रायंगुलेशन का मेथड जो है वो यूज़ करूंगा। दो मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, एक जो है वो कन्वीनियंस या अवेलेबल, और दूसरा जो है वो पर्पजिव होगा। रीज़न ये है कि अगर किसी मतलब कन्वीनियंस का तो मेरे ख्याल है सब लोगों को आइडिया है, मैम ने बहुत डिटेल से हमें चीज़ें पढ़ाई थी कि जो लोग रेडीली अवेलेबल हैं वो उनसे मैं डाटा कलेक्ट करूंगा। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ है, पर्पजिव रखने का मकसद ये है कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिल्म्स देखते हैं, तो हो सकता है कि उस तरह की मूवीज अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरे लिए वो डिस्कार्डेड कंसिडर होंगे, या वो मुझे मिसिंग एंट्रीज या मिसिंग वैल्यूज देना शुरू कर देंगे। तो आई थॉट कि इट वुड बी बेटर कि मैं कन्वीनियंस के साथ साथ पर्पजिव सैम्पलिंग कर लूँ, ताकि मैं जो है वो अपना जो मतलूबा नताइज है उनको हासिल कर सकूं। सैम्पल साइज इसमें मैंने अपने रिस्पोंडेंट्स का 100 रखा है, जो कि पॉपुलेशन मेरी है उसमें से लिया जाएगा।
फिर डाटा कलेक्शन और एनालिसिस है। सैंपल से जब डाटा लिया जाएगा तो डेफिनेटली जो मेंशन थेरीज हैं उनके साथ मैं उसको देखूंगा कि क्या वाकई में इस तरह से होता है जिस तरह से मैंने वहां पे बात की है, या थेरी जिस तरह से बात कर रही है। फिर उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट मैंने इसमें लिखा, टू एग्जामिन द पोर्ट्रेयल ऑफ मुस्लिम्स इन बॉलीवुड फिल्म्स एंड पीपल्स परसेप्शन अबाउट इट, द डाटा शैल आल्सो बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस स्टडीज एज वेल। अब प्रीवियस स्टडीज जो हैं, ये जो लिटरेचर रिव्यू मैम ने हम लोगों से करवाया था, इसका बुनियादी मकसद बेसिकली यही होता है। अब अभी अभी जैसे मैम ने आसिम भाई को भी बताया कि हम जो है वो जो पिछली अब हमसे पहले जो काम हो चुका है उस काम को सामने रखते हुए रिसर्च गैप जो है उसको भी फाइंड आउट कर लें कि जिस जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया या अभी तक काम नहीं किया गया उसको निकाल लें, या उसी जो पहले स्टडीज हो चुकी हैं उनकी एक्सटेंशन में हम लोग काम कर लें। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन स्टडी, क्योंकि मैं एग्जैक्टली कोई रिसर्च गैप जो है वो निकाल के उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। फिर जो डाटा मेरे पास कलेक्ट होगा वो डेफिनेटली SPSS जो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज है, सॉफ्टवेयर है, या मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, एमॉस एक और सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए से डाटा को एनालाइज करके रिजल्ट्स जो है वो निकाले जाएंगे। फिर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात है। सबसे पहले तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल वैलिडेशन है, थ्योरी के जरिए से वैलिडेट कर सकते हैं हम अपनी रिसर्च को। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि मैं अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो मेरा क्वेश्चनेयर है, उस क्वेश्चनेयर की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को एक पायलट स्टडी करके जो है ऑन 25 रिस्पॉन्डेंट्स आउट ऑफ 100, यानी कि 1/4 रिस्पॉन्डेंट्स के ऊपर मैं टेस्ट करके उस चीज़ को कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्या वो जस्टिफाई करते हैं मेरे टॉपिक को, मुझे वो मतलूबा नताइज दे रहे हैं, मेरा मकसद पूरा हो रहा है। तो आई वुड बी कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी ऑन 25 रिस्पॉन्डेंट्स टू नो कि क्या मेरा इंस्ट्रूमेंट वाकई में वैलिड है, और डेफिनेटली क्या वो रिलायबल है या नहीं है। दिस इज बिसाइड्स थ्योरेटिकल फाउंडेशन। उसके बाद फाइंडिंग और कंक्लूजन की बारी है कि जब एनालिसिस हो जाएगा तो डेफिनेटली द डाटा विल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स एंड टेबल्स। ये ग्राफ्स और टेबल जो हैं ये बेसिकली इंडिकेट करेंगे कि क्या मेरे रिसर्च हाइपोथेसिस जो हैं वो ठीक थे या नहीं थे, क्या मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो मैं अचीव करना चाह रहा था वो हुआ है, या मेरे रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मुझे मिला है या नहीं मिला है। फ्यूचर रिसर्च के हवाले से डेफिनेटली एंड पे हम लोग जो है वो देखते हैं कि सजेशंस दे देते हैं, हम अपनी एप्लीकेशंस बता देते हैं दीगर रिसर्चर्स को, ताकि वो फिर इन चीज़ों को एडवांस करके नॉलेज बॉडी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जी, क्वेश्चंस? कायनात, क्वेश्चन? No, ma'am, nothing. All right. Anyone else? Shazib, Zernan, Musawwir? No, ma'am. No question. All right. अच्छा अच्छा जी। जी मैम। तो अब आई डोंट नो कि जो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी वो आपको बताइएगा, नजर आ रही है? मैम मैं फिर स्क्रीन शेयरिंग मुझे बंद करनी पड़ेगी, फिर आप कर लें। हाँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए जरा बंद करिएगा, फिर आप दोबारा आ जाइएगा। जी मैम। नजर आ रही है आपके, नहीं आ रही? जी मैम। कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया आपने? मैम वो जो बॉलीवुड वाला था, बॉलीवुड सिनेमा वाला। ये नंबर 9 है ना? जी। ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इश्यूज और इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तानी फिल्म्स, ठीक है? जी जी। रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे स्टडी करेंगे? रिप्रेजेंटेशन को मैम मेथड के हवाले से पूछ रही हैं? जी जी। मैम दोनों तरीकों से हो सकता है। मतलब आप पहले तो डेफिनेटली आपको कंटेंट एनालिसिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन है किस किस्म की। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने अभी ये टेररिज्म या उसके नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात की, और फिर उस पर फिर अगर आप चाहें तो फिर लोगों से वो राय भी ले सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस कहाँ से करनी पड़ेगी? फिल्म वैसे मैम डेफिनेटली, विद इन या फिर उसको फिल्म? लिटरेचर लिटरेचर में से भी की जा सकती है। हाँ, आपको बेसिकली आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिटरेचर में से तो आप रिव्यू करके उसको सपोर्ट कर लेंगे ना, लेकिन अगर हम जी कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन इन फिल्म्स, जी तो मैम। फिर इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान इश्यूज।
तो ये आप इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एक्चुअली आपको ये कह रहा है कि आप इंडिया पाकिस्तान को कंपैरेटिव करें, और जो जी इसका सेकंड पार्ट जो है वो इंडियन टेररिज्म की बात कर रहा है इन पाकिस्तानी फिल्म, ना कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इन इंडियन फिल्म। मैम ये आपने शायद आपको याद होगा आपने ये चेंज भी किया था, मतलब चेंज से मुराद ये कि वो जो इनिशियल था ना, जो मेरे पास उसका शायद नहीं नहीं स्क्रीनशॉट मैं भी पड़ा होगा, वो नहीं मैं टेररिज्म के हवाले से था। सिर्फ वो नहीं, ये मैं मतलब वो जी जी ये जो जी जी मैम। ये जो लिटरेचर रिव्यू है, ये जी जो जी लिटरेचर रिव्यू के लिए इंस्ट्रक्शंस दी थी वो मैंने आज तक चेंज नहीं की दोबारा। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे ऊपर पोस्टेड नजर आ रहा होगा कि 6 मार्च को आखिरी दफा एडिट हुआ था, ठीक है, हम्म। और ये फरवरी में पोस्ट हुआ था। नहीं, मैं आपको ये बेसिकली जी 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 आई जस्ट वांटेड कि आप इसको एक नजर देख लें, ठीक है क्योंकि मैम। आई थिंक लास्ट टाइम जब आपने मुझसे मेंशन किया, मैं मुझे असल में थ्रू आउट, वैसे तो आपका माशाल्लाह से सजेस्ट प्रपोजल बड़ा अच्छा है। इट वाज जो प्रेजेंटेशन थी वो काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन थी। तो मैं उसके के अलावा, बट आई बिसाइड्स दैट आई वांटेड यू टू लुक एट इट कि एग्जैक्टली आपको टास्क क्या असाइन हुआ था। ठीक है मैम। उसकी एक वजह ये थी कि इस्लामोफोबिया पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा काम हुआ है, ऐसे ही है जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। क्या? तो वो नोइंग दैट कि इस्लामोफोबिया जो है वो किसी ना किसी स्टूडेंट के काम में अपीयर हो जाएगा, तो जी मैंने जो रिप्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट रखा था वो कंपैरेटिव रखा था इंडिया पाकिस्तान का, और जो दूसरा पार्ट था वो था कि हमारी फिल्म्स इंडियन टेररिज्म को कैसा दिखाती है। तो ठीक है मैम। उसमें थोड़ा थोड़ा सा फिल्म ढूंढनी पड़ती ना कि कौन जी सी जी पाकिस्तानी फिल्म, चाहे चाहे वो फिल्म्स क्यों ना हो जिनकी अभी आसिफ बात कर रहा था कि जी 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 पाकिस्तान ने वॉर बनाई। अब ये आईएसपीआर की फिल्म जो हैं, आपने अगर देखी नहीं है तो, अब मैंने तो कोई ऐसी खास देखी नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि हमारी फिल्म जो है वो इंडियन टेररिज्म कितना दिखा रही है, लेकिन हम हमारा जो सबसे वीक पॉइंट है वो इंडिया ही है। जी आपको पता है कि हमने 2020 से 19 से 2019 टू 2021, जी मैम। वो जो अभिनंदन वाला इंसिडेंट था वो 2019 का था। जी मैम 2020 का मैम, पिछले साल। 2020 पिछले साल का था। जी अच्छा, सो पिछले 2020 से लेके अब तक हमने इस साल हमने उसको सेलिब्रेट भी किया, एक साल गुजरने पे, इफ यू जी रिमेम्बर। मैम। जी मैम। हमारा जो लोकल मीडिया है वो अभिनंदन वाले इंसिडेंट को लेकर खूब सेलिब्रेट कर रहा था, बिल्कुल जैसे कि जिस तरह हम 6 सितंबर मनाते हैं या 7 जी सितंबर मनाते हैं पिछले चंद सालों से, बिल्कुल जी उसी तरह हम अभिनंदन वाला जो है उसको इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे थे 2021 में। तकरीबन काफी चैनल्स, रेडियो चैनल्स जो हैं वो उसको भी काफी ज्यादा सुबह सुबह बातचीत उसकी शुरू हो गई थी। तो ये बस मैं आप अपनी प्रेजेंटेशन वापस शेयर कर लें, तो मैं जी मैम। सिर्फ आपको सिर्फ ये थोड़ा सा रिमाइंड थोड़ा सा करवाना चाह रही थी, क्योंकि मेरा इनिशियल ख्याल यही था कि जो भी ये वाली प्रेजेंटेशन टॉपिक पिक करेगा, वो मुझे यही लगा था कि स्टूडेंट जो है वो मोस्ट लाइकली जाएगा टूवर्ड सर्वे, जैसा कि आपने सर्वे पिक भी किया, जी जी मैम। राइट। तो मैं जी आपसे बस सिर्फ यही एक चीज आपसे ये कहना चाह रही थी कि मैंने जब इसको वो फुल स्क्रीन कर ले बेशक, तो जी आप बी टाउन मूवीज बी आपने फॉर बॉलीवुड लिया, जी मैम, ये बॉलीवुड के लिए यूज होता है ना, बी टाउन। ठीक है। सो उसमें क्योंकि एक सी टाउन है तो उन्होंने कहा हम बी टाउन बना लेते हैं, नॉट जी बैड एट मैम ऑल, ये हाँ जी। ठीक है। तो अब हम सिर्फ बस यही मैं आपसे कहना चाहिए थी, तो जब आप इसका फाइनल एग्जाम पे जाएंगे तो जी फिर आप जाएंगे, आप सर्वे की तरफ जाना चाह रहे हैं। जी मैम। अगर आप सर्वे की तरफ जाएंगे तो वो जो दो कंपोनेंट्स वहां पे नजर आ रहे हैं उसको आप कंपैरेटिव किस तरह करेंगे, और या फिर ये है कि रिप्रेजेंटेशन में मैंने कंपैरेटिव कहा था और फिर मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तानी फिल्म में इंडियन टेररिज्म हम किस तरह दिखा रहे हैं, और उसको देखें ना, अगर हम पाकिस्तानी फिल्म में इंडियन टेररिज्म उठाएंगे तो हम दोबारा शायद नेशनलिज्म की तरफ ही चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो लाइकलीहुड तो है उसके अंदर। तो हाँ बस जी। मेरी आपसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही एक कंसर्न थी, क्योंकि फाइनल एग्जाम सबमिशन में हमारे पास थोड़ा अभी इतना खैर टाइम तो है, एंड आई एम श्योर कि आप नॉर्मली काम भी अच्छा कर लेते हैं। सो आई जस्ट वांट यू टू कि आप ये जो फाइनल वाला पार्ट है ना, तो जी जी उस मैम। पे जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप फाइनल के लिए
आप क्योंकि मैंने फाइनल के लिए आप लोगों को ये सजेस्ट किया था कि प्रपोजल में से की इंग्रेडिएंट्स उठा के उसको फिल्म्स के सीन्स ऐड करें और डिस्कशन के थ्रू एक फिल्म के ऊपर एक एनालिसिस टाइप कुछ करें। तो अब ठीक है मैं मैम। ये सोच रही हूँ कि बज़ाहिर जो आपका नजर आ रहा है उसके लिए तो आपको डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी फॉर राइटिंग योर फाइनल एग्जाम। जी तो आप क्या करना चाह रहे हैं? मैम मैं देख लेता हूँ। मैं वैसे तो अब सर्वे वगैरह का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि वो अब तो ये मतलब सोशल ऑनलाइन मीडिया हो के थ्रू जाता भी हो जाता है जी, ऑनलाइन हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए से, टेलीग्राम के जरिए से आप लोगों को भेजते हैं तो वो रिस्पांस दे देते हैं, या गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर देते हैं, वहां से भी रिस्पांस आ जाता है। है। हाँ, और वो आपकी बात ठीक है। बस मेरी मेरी जो है वो मेरी कंसर्न आपको मैं सिर्फ एक चीज और थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगी। आपको याद है जी कि अ, जब हम मीडिया थ्योरीज पढ़ रहे थे जी तो मैम। बिल्कुल इसी सेम इंसिडेंट हुआ था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 7 डेकेड्स में से 7 स्टोरीज उठाएं। जी जी आपको याद है कि जो की इंस्ट्रक्शन थी वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस कर दी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं सिर्फ यही आप लोगों से एक बार फिर कहूंगी कि जब आपके सामने कोई चीज लिखी भी आती है ना तो उसको बस जरा आप गौर से पढ़ा करें कि उसमें लिखा हुआ क्या है। क्योंकि ठीक है उसको जो है उसको अगर आप गौर से, ठीक है, तो जी। गौर से ठीक है जी। पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि यू फुली अंडरस्टैंड कि जो वहां पे लिखा हुआ था उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है मैम। ठीक है। मैम मैं वो इसका फिर देख लेता हूँ। अदरवाइज फिर ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीक के अंदर जो है ना, जो इसका वो सेकंड पार्ट है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन बॉलीवुड वाला जो है, या जी इन जी। पाकिस्तानी फिल्म वाला, उसको मैं देख लेता हूँ। फिर उसके हवाले से देख लेता हूँ कि क्या फिर डेफिनेटली फिर अगर वो उसमें जैसे अब अभी आप बता रही हैं तो वो फिल्म एनालिसिस भी हो सकता है, जैसे भी आसिम ने मूवीज मेंशन की हुई है, या पुरानी एक फिल्म है वो रियाज शाहिद की जो शान का वालिद है, इसकी एक फिल्म थी वो, मुझे नाम जंजीर नाम था या पता नहीं क्या, कश्मीर के ऊपर ही बनी हुई है वो। उसके अलावा मुझे कोई सिग्निफिकेंट मूवी ऐसी कोई याद नहीं आ रही अभी जिसके अंदर अच्छा। मतलब उस तरह से दिखाई, या फिर वो जो हमारी वो पंजाबी फिल्में वगैरह बनती थी उनके अंदर वही एक हिंदू करेक्टर्स और वो जरा नेगेटिव होते थे, तो वो देख लेते हैं। अदरवाइज फिर ये है कि मैं उसके हाँ, अंदर पंजाबी चीजें फिल्म्स कर हैं। लेता हूँ। उसके अलावा मुझे फिल्म का नाम तो अब याद नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि सैरिश मुश्ताक है, लाहौर कॉलेज की टीचर। जी तो जी सैरिश की एक गूगल इस पे यूट्यूब पे सैरिश की एक छोटी सी फिल्म पड़ी हुई है, वो उसकी स्टूडेंट फिल्म है। जी जी अ हिंदू इन पाकिस्तान, जब वो पढ़ती थी कनेट कॉलेज में एमफिल में। जी उस जी। फिल्म में उसने 2 पाकिस्तानी फिल्म्स के क्लिप्स डाले हुए हैं जिसमें एक में आबिद अली परफॉर्म कर रहा है और हम्म वो बड़े जोर शोर से हिंदू का वर्ड बोल रहा है और उसके बाद भगवान की मूर्ति जो है उसको बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो वो हम्म। इस किस्म की चीजें तो हैं, रिप्रेजेंटेशंस तो आपको नजर आएंगी ना, तो वो तो खैर रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेररिज्म। आप उसको कोई बाहर से तो नहीं आया ना, वो तो इंटरनल जी ही था एक्ट। तो बेसिकली सिर्फ मैं ये कही थी कि आप जरा उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ठीक एंड है। आई एम सजेस्टिंग कि फाइनल के लिए अगर आप वो जो टॉपिक्स मेंशन है अगर उसके ऊपर जरा थोड़ा सा स्टिक करने की कोशिश करें ठीक और देख ठीक है। लें कि आप कंपैरेटिव जाएंगे या कंपैरेटिव जाना चाह रहे हैं तो आपका प्रेजेंट प्रपोजल ही थोड़ा सा कंपैरेटिव की तरफ मोल्ड हो जाएगा। ठीक है मैम। क्योंकि फिर आप दोनों को देख सकेंगे ना कि दोनों कंट्रीज क्या कर रहे हैं। जी लेकिन मैम फिर वो इसके अंदर तो फिर वो मैंने तो इसको जरा थोड़ा स्पेसिफिक रखा था, ये मतलब जो इस्लाम और मुस्लिम ओवरऑल वो टेररिज्म और उन चीज़ों के स्टीरियोटाइपिंग जो है बेसिकली उसके हवाले से। अदरवाइज जब मतलब कंपैरिजन में जाएंगे तो फिर तो इश्यूज हमारे और भी बहुत सारे निकल आएंगे, वो फिर डेफिनेटली मेरा ख्याल नहीं, है काम। वो टेररिज्म में भी जाएंगे तब भी आप उसको फोकस तो रख ही सकते हैं ना, ठीक कि है ठीक है। आप उसको बेशुमार दूसरे इश्यूज में जाने के बजाय तो हमारा अब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ, और फिर अभी जो रिसेंट पिछले 2-3 सालों से इंडिया में हो रहा था जी कि मुसलमानों का से रिलेटेड एक थ्रेट के जिनकी पॉपुलेशन 30% को एक्सीड ना कर जाए, जी राइट। जी एक वो फियर चल रहा था और फिर उसकी वजह से और जो दूसरे इश्यूज हो रहे थे
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक क्लिप बड़ा सर्कुलेट हुआ था जिसमें वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जी स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इंडिया में आप एक और दोबारा नए सिरे से ना, पाकिस्तान का तो पार्टीशन जो है वो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फौरन ही हो गई थी विद इन 20 इयर्स। तो अब उसका, अब दोनों कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ब्रेक करती हैं। अगर होगी तो उसको फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रोकने की कोशिश करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जी तो और खैर फिर उसके और लेकिन जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करती है तो बांग्लादेश अपीयर हो जाता है। सो ये तमाम चीजें जो हैं, बस आप उसको टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप देख लें ठीक है और मैम। देख लें कि उसको किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैम। बस आपको मैं एग्जैक्टली बस आपको यू कैन डिसाइड कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। यू कैन टॉक टू मी अगेन। आई थिंक एक आध ठीक दिन में